जादुई अखबार की फ्रॉक। एक समय की बात है, चांदनी चौक शहर में संध्या नाम की एक लड़की अपनी माँ बसंती और पिता सुनील के साथ रहती थी। संध्या के माता पिता बहुत गरीब थे। संध्या के पिता गांव में चप्पल बनाने और चप्पल ठीक करने का काम किया करते थे। संध्या की माँ अपनी दहेज में लाई हुई सिलाई मशीन से गांव के लोगों के कपड़े सिला करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और वह उन पैसों से घर का गुजारा करती थी। सुनील अपने काम से ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। गांव में सभी लोग गरीब थे, इसलिए वो बहुत कम चप्पल खरीदते थे। एक बार चप्पल लेने के बाद उसे सुनील से ठीक करवा लिया करते थे। सुनील अपने घर के बाहर एक छोटी सी जगह पर बैठा करता था। वहीं पर ग्राहक आते थे और सुनील से अपनी चप्पल ठीक करवाते थे। अरे भाई, जरा ये चप्पल तो सिल देना, मेरी बेटी ने कूद कूद कर इसे तोड़ दिया है। हाँ हाँ लाओ बहन, अभी ठीक कर देता हूँ। सुनील चप्पल सिलने का सामान बाहर निकाल लेता है और चप्पल सिलकर उसे दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम इस गांव में चप्पल ठीक नहीं करते तो आज हमें शहर जाकर नई चप्पल लेकर आनी पड़ती। शहर में चप्पल के दाम कितने ज्यादा है। अच्छा ये बताओ, चप्पल सिलने के कितने रुपए दे दूं? 5 रुपए हो गए हैं। वो औरत सुनील को रुपए देकर घर वापस चली जाती है। सुनील पूरे दिन भर में 2 या 3 चप्पल ही ठीक किया करता था और उसकी हफ्ते में 1-2 नई जोड़ी चप्पल भी बिक जाया करती थी, परंतु इन पैसों से उसका गुजारा कहाँ हो पाता था। अपने पति को सहारा देने के लिए और घर का खर्च चलाने के लिए संध्या की माँ भी गांव में लोगों के छोटे मोटे कपड़े सिल देती थी और उनसे पैसे ले लेती थी। सुनील अपनी बेटी को गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था और उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा था। इसी तरह समय बीत रहा था और संध्या ने अपनी 12वीं कक्षा गांव के सरकारी स्कूल से पास कर ली। इसके बाद संध्या एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पता करने के लिए संध्या शहर जाती है। तब वहां जाकर उसे पता चलता है कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसे 2 लाख रुपए देने होंगे, तब उसका एडमिशन शहर के फैशन डिजाइनिंग वाले कॉलेज में हो पाएगा। संध्या जानती थी कि उसके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, फिर भी वो कैसे ना कैसे करके अपनी माँ से बात करती है। माँ, आपको पता है ना, मैंने 12वीं कक्षा कितने अच्छे अंकों से पास करी है। माँ, अब मैं चाहती हूँ कि मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूँ। मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। लेकिन संध्या बेटी, तुम जानती हो ना हमारे घर की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है और तुम्हारी फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में तो बहुत पैसा लग जाएगा। माँ प्लीज, मैंने बचपन से लेकर आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है। प्लीज मुझे इस बार शहर के फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए। ठीक है, मैं आज रात को तुम्हारे पिताजी से बात करके बताती हूँ। तुम्हारे कॉलेज की फीस कितनी लगेगी मुझे बता दो। माँ, फैशन डिजाइनिंग की कॉलेज की फीस तो बहुत ज्यादा है, पर मैंने 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे, जिस वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिली है। स्कॉलरशिप लगाने के बाद मुझे 2 लाख रुपए और भरने होंगे, तब मुझे एडमिशन मिलेगा। क्या कहा? 2 लाख रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। इतने पैसे तो हमारे पास है भी नहीं और तुम्हारी शादी भी तो करनी है। माँ प्लीज कुछ भी करके आप बस मेरे कॉलेज की फीस भर दीजिए। उसके बाद मैं आपसे वादा करती हूँ मैं बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर बनूंगी और थोड़ी ही समय में मैं इतना पैसा फिर से कमा लूंगी। संध्या अपनी माँ को अपनी सारी बातें समझाती है। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। संध्या की माँ संध्या के पिताजी के आने का इंतजार कर रही थी। शाम को जब सुनील घर वापस आता है तो सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद संध्या की माँ सुनील से कहती है, सुनो जी, हमारी बिटिया संध्या फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती है। हमारे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या संध्या का फैशन डिजाइनिंग के कॉलेज में एडमिशन करा दूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारी बिटिया बहुत समझदार है, पढ़ने लिखने में सबसे आगे है, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। पर वो दरअसल बात ये है कि घर में तो केवल कुछ ही रुपए रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मेरे रखे हुए गहने को मैं गिरवी रखवा दूं। समय आने पर पैसे देकर वापस ले लेंगे।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर हमारी एक ही तो बेटी है, हमें भी तो उसके सपने पूरे करने हैं। वैसे भी हमने उसकी आज तक कौन सी ख्वाहिश पूरी कर पाई है। अगर वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है तो कोई बात नहीं, तुम अपने गहने गिरवी रख दो। अपने माता पिता की ये बात संध्या सुन लेती है। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, आप कितनी अच्छी हैं। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पूरे मन लगाकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूँगी और आपके गिरवी रखे हुए गहनों को मैं वापस लेकर आऊंगी। अगले ही दिन संध्या की माँ अपने गहने को सुंदर के पास गिरवी रख देती है और बदले में पैसे ले आती है। संध्या उन पैसों से अपना एडमिशन फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में कर लेती है। शहर का कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज था, जहाँ पर सभी बच्चे नए नए डिजाइन के कपड़े पहनकर कॉलेज पढ़ने आते थे। संध्या जब पहले दिन अपने कॉलेज जाती है तो वो देखती है कि कॉलेज कितना बड़ा है। चारों तरफ सभी लोग घूम रहे हैं। अरे वाह, ये कॉलेज तो बहुत अच्छा है और यहाँ पर कितने सारे बच्चे हैं जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने आए हैं। संध्या ने इससे पहले कॉलेज नहीं देखा था। संध्या जब अपनी कक्षा में जा रही होती है तभी कुछ लोग आकर संध्या की रैगिंग करने लगते हैं। अरे ओ मैडम, कहाँ जा रही हो, इधर आओ जरा। क्या क्या आप मुझे बुला रहे हैं? हाँ हाँ, तुम्हें ही बुला रहे हैं बहन जी, इधर तो आओ। बहन जी आ गई है, जरा इसके कपड़े तो देखो, कितने अजीब लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है गांव से आई है। एक बात बताओ, तुम ये इतना गंदा सा सूट किससे सिलवा कर आई हो? नहीं नहीं, ये सूट गंदा नहीं है, इसे मेरी माँ ने खुद सिला है। अच्छा, तो तुम्हारी माँ इतने गंदे कपड़े सिलती है क्या? हाँ हाँ, तभी तो अपनी बेटी को इस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है, ताकि वो फैशन डिजाइनिंग सीख ले और उसकी तरह गांव में कपड़े सिलने लग जाए। कॉलेज के सभी सीनियर संध्या का मजाक बना रहे थे कि तभी वहाँ पर एक प्रोफेसर आ जाता है। प्रोफेसर को देखकर सीनियर वहाँ से भाग जाते हैं। संध्या बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो चुपचाप धीरे धीरे अपनी कक्षा में चली जाती है। कक्षा में सभी विद्यार्थी बैठे हुए थे, परंतु कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा था। कुछ लोग फोन चला रहे थे और कुछ लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। पर संध्या ने तो मन में ठान लिया था कि वो एक बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर बनेगी। संध्या अपने कॉलेज में लगातार पढ़ाई करती थी और घर पर जाकर उसकी प्रैक्टिस भी करती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन संध्या के कॉलेज में एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा था, जिसमें सभी को फैशन डिजाइनर का हुनर दिखाना था। संध्या भी उस कंपटीशन में अपना नाम लिखवा लेती है। घर पर आकर संध्या अपनी माँ को सब कुछ बताती है। माँ, आपको पता है हमारे कॉलेज में फैशन डिजाइनर कंपटीशन है। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे पूरे 2 लाख रुपए जीतने का मौका मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या तुमने सोचा है कि तुम फैशन डिजाइनिंग में क्या बनाओगी? हाँ माँ, मैंने सोचा है। मैंने जो भी आज तक कॉलेज में सीखा है मैं वो सब मिला जुला कर एक बहुत अच्छा ड्रेस बनाऊंगी। लेकिन बेटी, ड्रेस बनाने के लिए तो हमें बहुत ही सुंदर कपड़ा लेकर आना होगा और उस ड्रेस को सजाने के लिए सुंदर और महंगा मटेरियल भी लाना होगा, और इन सब के लिए तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। हाँ माँ, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं, पर अब चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर सोच लूंगी। फैशन डिजाइनिंग का कंपटीशन आने वाले 2 दिन में ही था। उन 2 दिनों में संध्या को एक खूबसूरत ड्रेस बनाकर तैयार करना था, परंतु पैसे ना होने की वजह से संध्या कपड़ा नहीं खरीद पाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी संध्या को अपने घर में टेबल पर रखे हुए कुछ अखबार नजर आते हैं। उन अखबार को देखकर संध्या के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। संध्या रात भर बैठकर उस अखबार को काट काट कर कुछ नया सिलकर तैयार कर देती है। संध्या ने पूरी रात बैठकर बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक बनाई थी, पर वो फ्रॉक अखबार की बनी हुई थी, जिसे पहनना बहुत मुश्किल था। अगर वो जरा सी भी फट जाती है तो पूरी फ्रॉक खराब हो जाएगी। संध्या ये सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही थी। ये फ्रॉक तो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं इसे किस तरह पहनूंगी। अगर ये फट गई तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। मुझे किसी भी हाल में ये कंपटीशन जीतना है और अपनी माँ की गिरवी रखे हुए गहने को लेकर आना है। पर ये सब कैसे होगा? हे भगवान जी, आप मेरी मदद करो, कोई तो चमत्कार दिखा दो। संध्या ये सब कहते कहते अपने कमरे में सो जाती है। संध्या बहुत ज्यादा थकी हुई थी।
जिस वजह से वो बहुत जल्दी सो जाती है। संध्या की परेशानी को आसमान से एक परी देखती है। तभी वो संध्या की मदद करने के लिए संध्या के कमरे में आती है और उसके द्वारा बनाई हुई फ्रॉक में अपनी जादुई शक्तियों से उसे मजबूत और भी सुंदर और आकर्षित बना देती है। सुबह जब संध्या की माँ सोकर उठती है तो वो संध्या के कमरे में आती है और संध्या की बनाई हुई ड्रेस को देखकर वो हैरान हो जाती है। संध्या की माँ संध्या को उठाते हुए कहती है, अरे वाह बेटी, तूने तो कमाल ही कर दिया। इतनी सुंदर फ्रॉक तुमने कैसे बना ली? ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर लग रही है। संध्या जब अपनी फ्रॉक को देखती है तो वो भी हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि वो फ्रॉक उसने खुद बनाई है। संध्या का कंपटीशन का दिन आ जाता है और संध्या अपने बनाए हुए फ्रॉक पहनकर तैयार हो जाती है। संध्या उस फ्रॉक को पहनकर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। संध्या उस फ्रॉक को पहनकर अपने कॉलेज में जाती है। तब वो देखती है कि कॉलेज की सभी लड़कियां, लड़के अलग अलग तरह की पोशाक पहनकर आए हैं। संध्या की अखबार की ड्रेस देखकर सभी लोग उससे पूछने लगते हैं, अरे वाह, जरा देखो तो ये संध्या ने क्या बनाया है। मुझे तो लग रहा है चारों तरफ अखबार लपेट कर आ गई है। कहीं ऐसा ना हो जरा सी भी हवा आए और इसका सारा अखबार उड़ जाए। अरे इस गरीब के घर में कुछ मिला ही नहीं होगा इसे, तभी तो अखबार की बनी हुई ड्रेस पहन कर आ गई है। अगर इसके बस की नहीं थी फैशन डिजाइनिंग करनी तो फिर फालतू में क्यों एडमिशन करा लिया। संध्या सबकी बातों को अनसुना कर देती है और उसके बाद कॉलेज में स्टेज पर परफॉर्मेंस होने लगती है। एक एक करके सभी अपना ड्रेस दिखाने लगते हैं। उसके बाद संध्या की बारी आती है। संध्या भी अपनी अखबार की बनी हुई ड्रेस पहनकर स्टेज पर जाती है। वो ड्रेस देखकर जजेस को बहुत अच्छा लगता है, कुछ ऐसा जजेस ने पहले कभी नहीं देखा था। संध्या की इस कलाकारी को देखते हुए संध्या को विजेता घोषित कर दिया जाता है और संध्या को इनाम दिया जाता है। संध्या वो इनाम लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इनाम लेने के बाद संध्या सीधे सुंदर के पास जाती है और अपनी माँ के गिरवी रखे हुए गहने को ले आती है। घर जाकर संध्या अपनी माँ को सारी कहानी बताती है। बेटा, मुझे तो तुझ पर पूरा भरोसा था कि तू ही ये कंपटीशन जीतेगी, और देख तेरे घर से जाने के बाद क्या हुआ। हमारे घर के हालात खुद ब खुद इतना बदल गया है। संध्या अपने चारों तरफ घर के हालात देखती है तो वो देखती है कि अब वो उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर से घर में बदल गई है। संध्या को ये सब देखकर हैरानी होती है। तभी उसकी अखबार की फ्रॉक से आवाज आती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैंने किया है। संध्या, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, इसलिए आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुम मुझसे मांग सकती हो। मैं एक जादुई अखबार की फ्रॉक हूँ। क्या कहा? जादुई अखबार की फ्रॉक? संध्या को अपने घर की स्थिति देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो इनाम के पैसे भी जीत जाती है। इनाम के पैसों से वो अपनी माँ के गहने भी वापस अपनी माँ को लौटा देती है और उसके बाद संध्या की अखबार की ड्रेस की खबर सारे अखबारों में छप जाती है और अब सभी लोग संध्या के घर इंटरव्यू लेने आते हैं और संध्या बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। संध्या के घर पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आते हैं और धीरे धीरे करके संध्या बहुत पैसे कमा लेती है। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किस्मत को पलटने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हमें हमेशा हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए और हर किसी से प्यार से बात करनी चाहिए, चाहे उसका वक्त बुरा चल रहा हो या अच्छा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही नई नई और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सिर्फ आपके लिए। दिल्ली के राजौरी गार्डन में श्वेता अपनी माँ विमला के साथ और पिता राजू के साथ रहा करती थी। श्वेता के माता पिता बहुत ही अमीर थे, लेकिन उनकी बेटी श्वेता बहुत ज्यादा सांवली थी, जिसके कारण लोग उसे काली कलोटी कहकर चिढ़ाते थे। श्वेता एक बहुत अच्छी लड़की थी, जिसके नैन नक्श देखकर लोग उससे बहुत खुश हुआ करते थे। श्वेता को हमेशा से अपने ऊपर मेकअप करने का बहुत शौक था, लेकिन श्वेता काली होने की वजह से अपने ऊपर जो भी मेकअप करती उस पर वो दिखाई नहीं पड़ता।
जिसके कारण उसके सभी दोस्त उसको चिढ़ाया करते थे। ऐसी ही एक दिन की बात है, जब श्वेता अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही होती है तो उसमें से एक दोस्त आकांक्षा कहती है, श्वेता भले ही तू पैसे वाले घर से है, लेकिन तेरे ऊपर इतना सारा खर्चा करना बर्बाद है। इस तरह आकांक्षा के दोस्त उसको बोला करते थे। श्वेता को एक दिन अपने माता पिता के साथ कहीं जाना होता है, जहां सभी अमीर घर के लोग इकट्ठा होने वाले थे। श्वेता अपने रंग रूप को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी। श्वेता महंगे महंगे प्रोडक्ट अपने फेस पर यूज करती, लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी इफेक्ट ना होता। श्वेता ये सब चीजें इस्तेमाल करके थक चुकी थी कि तभी शाम के समय जब पार्टी में जाने का टाइम होता है, तब उसकी माँ उसके कमरे में आती है और कहती है, आजा बेटा, मैं तुझे बेसन और हल्दी का लेप लगा देती हूँ, जिसके बाद तेरा चेहरा निखर के सामने आएगा, क्योंकि आज हमें बहुत अच्छी पार्टी में जाना है। हो सकता है तेरे लिए वहाँ पर कोई लड़का भी मिल जाए। माँ, आप मुझे अपनी बातों से बहलाती फुसलाती हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा ये सांवला रंग कभी भी साफ सुथरा नहीं हो सकता और रंग रूप तो मेरा कभी निखर ही नहीं सकता। आप मुझे हमेशा अपनी बातों से समझा बुझाकर बाहर ले जाती हो, लेकिन मेरे दोस्त तो मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। बेटा, इस पृथ्वी पर दो ही रंग है और फिर ये रंग रूप से कुछ नहीं होता। हमारा दिल अच्छा होना चाहिए और मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत समझदार और अच्छे दिल की है, जो लोगों की हमेशा मदद करती है। अच्छे दिल होने से कुछ नहीं होता माँ। आजकल लोग रंग रूप ज्यादा देखते हैं। अच्छा दिल और बुरा दिल तो हर किसी को अपने नसीब से मिलता है, और फिर शादी हो जाने के बाद लोग चाहे अच्छे दिल वाले हो या बुरे दिल वाले हो, निभा ही लेते हैं। यही तो मैं भी समझाना चाहती हूँ कि सब कुछ नसीब से ही हमें मिलता है, तो हमें अभी से सोचकर उस बात पर इतना उदास होने की क्या जरूरत है। और फिर तेरा पक्का रंग है, और जरूर भगवान ने तेरे लिए कोई पक्के रंग का लड़का भी तो भेजा होगा ना। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, और मैं तेरे लिए बहुत सुंदर फ्रॉक लाई हूँ, उसे पहन ले और चल मेरे साथ। विमला जैसे तैसे करके अपनी बेटी श्वेता को समझा ही लेती है और फिर उसे तैयार करवाकर अपने साथ ले जाती है। विमला और राजू अपनी बेटी को अपने साथ एक बहुत अच्छी गाड़ी में ले जाते हैं, और जब वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं तो सभी उनके हाव भाव देखकर उन्हें देखते रह जाते हैं, क्योंकि श्वेता के पिताजी एक बहुत अमीर इंसान होते हैं, जिनके पास आए दिन नई नई गाड़ियां आती रहती है। और जैसे ही वो लोग उस पार्टी में पहुंचते हैं तो सभी अमीर फैमिली इकट्ठी होती है, और वहां श्वेता भी अपने माता पिता के साथ खड़ी होती है। सभी लोग श्वेता को देखकर बहुत सारी बातें बनाने लगते हैं, लेकिन श्वेता उनकी बातों को इग्नोर करती है और आराम से खड़ी रहती है कि तभी श्वेता के पास श्वेता की मम्मी के जानने वाली आंटी अपना बेटा लेकर उनके पास आती है और कहती है, नमस्ते श्वेता की मम्मी, पहचान लिया? मैं तुम्हारे माता पिता के गांव से हूँ। हाँ, शायद तुम मुझे ना भी जानती हो, लेकिन मैं तुम्हारी आंटी लगूंगी। हाँ आंटी, मैंने पहचान लिया। नमस्ते नमस्ते। मेरी माँ ने मुझे आपके बारे में कई बार बताया है, लेकिन मैं आपको शक्ल से अभी भी नहीं पहचान पाई। बाकी मैं आपको जानती हूँ। चलो, अच्छी बात है कि तुम मुझे जानती हो। ये देखो, ये मेरी बहू का बेटा है अमन। ये भी अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है, और तुम तो जानती ही हो कि हम कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरी बहू ने अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश करी है, और मेरा पोता लाखों में एक है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटी का हाथ मेरे बहू के बेटे के हाथ में दे दो और जल्द से जल्द इनकी शादी करा दो। अरे आंटी, अभी तो मेरी बेटी शादी के लायक हुई है और इसने आज पहली बार आपका पोता देखा है। मैं अचानक ही इसकी शादी नहीं करा सकती। मैंने अभी उसको एक भी लड़का नहीं दिखाया। मैं पहले अपनी बेटी की राय लेना चाहती हूँ कि उसे आपका पोता पसंद भी है या नहीं। उसके बाद ही मैं इसका रिश्ता करवाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी मैं जबरदस्ती करूँ। देख ले विमला, तेरी मर्जी। आखिरकार तेरी लड़की का रंग पक्का है और मैं अपने पोते की शादी तेरी लड़की से कराना चाहती हूँ। ऐसे रिश्ते तुझे बार बार नहीं मिलेंगे।
देख लेना कहीं तुम्हें लड़का ही ना मिले। अपनी आंटी की बातें सुनकर विमला सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की राय लिए बिना विमला उसकी जबरदस्ती शादी नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि विमला हमेशा से अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है, जिस वजह से वो उसे लड़का तो दिखा देती है। लेकिन पार्टी के बाद जब सभी घर पहुंचते हैं, उसके बाद विमला अपनी बेटी से कहती है, पार्टी बहुत अच्छी थी ना बेटा श्वेता, तुम्हें कैसा लगा पार्टी में? पार्टी सच में बहुत अच्छी थी माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा पार्टी में। लेकिन वो जो आंटी थी, उन्होंने मेरे रंग रूप को लेकर कितनी बेकार बातें करी ना। मुझे लड़का भी नहीं मिलेगा, ऐसा होता है क्या माँ? वो आंटी मेरे माता पिता की जान पहचान की है, तो समझो कि वो कितनी बुजुर्ग है और गाँव से आई हुई है, तो तुम उनकी बातों को नजरअंदाज करो। और मैं जानती हूँ मेरी बेटी कितनी सुंदर है, और तुम चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा जब लड़कों की लाइन तुम्हारे आगे पीछे लगी होगी और तुम्हें लड़के सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। थैंक यू माँ, आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो, वरना कई पेरेंट्स तो अपने बच्चों की राय भी नहीं लेते और पहले ही शादी करा देते हैं। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है माँ। और माँ, मुझे वो लड़का तो ठीक लगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो आंटी हमारे पैसे देखकर मुझसे अपने पोते की शादी कराना चाहती है। श्वेता को लड़का पसंद तो होता है, लेकिन श्वेता के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, जिसका जिक्र वो अपनी माँ से करती है। और उसके बाद विमला भी सोच में पड़ जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और श्वेता की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। और फिर श्वेता की माँ श्वेता के लिए लड़का ढूंढती है, और कई जगह पता करने के बाद बहुत से रिश्ते घर में आते हैं। और फिर उसके बाद श्वेता के रंग रूप की वजह से बात बिगड़ जाती है। ये सब देख रही श्वेता बहुत ज्यादा परेशान हो रखी होती है, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन श्वेता की बुआ श्वेता के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढती है और लड़के वालों को अपने साथ लेकर श्वेता के घर आती है। लड़का श्वेता से थोड़ा सा साफ सुथरा होता है और वो श्वेता को देखने आता है तो कहता है, आज मुझे मेरे साथ की लड़की मिल ही गई। श्वेता, अगर तुम्हारी बुआ ये रिश्ता ना लेकर आती तो मुझे तुम ना मिलती, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इस दुनिया में हम दोनों का ही साथ लिखा है। हाँ, मैं बुआ का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज बुआ की वजह से मुझे मेरे रंग रूप से मिलता जुलता लड़का मिला है। ये सारी बातें चल रही होती है, तभी लड़के की माँ कहती है, हमें लड़की पसंद है, लेकिन हम पूरे 1 करोड़ दहेज में लेंगे। ठीक है, मुझे भी मंजूर है, लेकिन मैं चाहती हूँ बहन जी कि मेरी बेटी आपके घर में जैसे यहाँ पर रह रही है वैसे ही वहाँ पर भी रहे। इसको कोई भी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि आप भी मेरी बेटी का उतना ही ख्याल रखेंगे। अरे चिंता मत करो बहन जी, मेरी अपनी खुद की 2 बेटियाँ हैं। जब मैं उन्हें इतने अच्छे से रख रही हूँ तो ये भी तो मेरी बेटी जैसी ही है ना, मैं इसका भी उतना ही ख्याल रखूंगी। लड़के की माँ बहुत लालची होती है और वो कैसे भी करके अपनी बातों से श्वेता की माँ और बाप दोनों का भरोसा जीत लेती है, जिसके बाद श्वेता के माता पिता और श्वेता शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी से पहले ही श्वेता के पिताजी लड़की की माँ को पूरे 1 करोड़ रुपए दहेज में दे देते हैं और शादी 3 महीने बाद की फिक्स होती है। और जैसे ही 1 महीना बीतता है, लड़की की माँ श्वेता को शॉपिंग पर बुलाती है और बहुत अच्छी और महंगे चीजें दिलवाती है। श्वेता बहुत सारी साड़ियाँ, सूट, गाउन, फ्रॉक सब कुछ खरीदती है। श्वेता का जो चीज लेने का मन करता, श्वेता अपने मन से वो चीज ले लेती। और ये सब देख रही उसकी दोनों नंदे उसे बहुत जल रही होती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। और ऐसे ही कई दिनों तक श्वेता की सास श्वेता को बहुत मन से शॉपिंग कराती है। और जैसे ही शादी का समय आता है, लड़के की माँ अपने बच्चे और अपनी पूरी फैमिली के साथ शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो जाती हैं। और फिर शादी के दिन श्वेता तैयार बैठी रह जाती है और बारात का इंतजार करती रह जाती है। लहंगे में तैयार होकर श्वेता बहुत सुंदर दिख रही होती है, लेकिन बारात ना आने की वजह से श्वेता रो कर रह जाती है और वो रोते रोते अपने घर से
बहुत दूर चली जाती है। जिसके बाद श्वेता चलते चलते एक नदी के पास जा पहुंचती है और तब तक बहुत अंधेरा भी हो जाता है। नदी के पास पानी के चलने की आवाज सुनकर श्वेता डर जाती है, लेकिन वो वहीं बैठे बैठे जोर जोर से रोने लगती है और अपने आप को कोसने लगती है। मुझे पता था ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि लड़की की माँ ने हमसे इतना सारा दहेज लिया और मैं जानती थी कि मेरे इस पक्के रंग की वजह से मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा और जो भी करेगा वो अपने लालच की वजह से करेगा। और आखिरकार वही हुआ। मुझसे शादी करने के लिए वो औरत इतनी जल्दी तैयार हो गई और ऐसा पहली बार हुआ जब किसी ने मेरे रंग का मजाक ना उड़ाया हो। काश मुझे पहले ही समझ आ जाता तो आज मुझे ऐसे लहंगे में तैयार होकर ना रोना पड़ता। अब मेरा क्या होगा? मैं तो तैयार बैठी रह गई और मेरी शादी भी नहीं हुई और मुझे नहीं लगता कि आगे भी मेरी शादी हो पाएगी। मैं इस पक्के रंग की वजह से शायद कभी भी शादी ना कर पाऊं। श्वेता अपने आप को कोस रही होती है और कुछ न कुछ बोल रही होती है और ये सब बोलते बोलते श्वेता जोर जोर से रो रही होती है, जिसकी वजह से उसका हाल बेहाल हो जाता है। और उसके बाद नदी में से एक आवाज आती है, जिसे सुनकर श्वेता डर जाती है और श्वेता घबरा जाती है और पसीने पसीने हो जाती है। आप कौन हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मेरे सामने आओ, वरना मैं डर कर यहीं मर जाऊंगी। घबराओ मत मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे सामने बह रही नदी बोल रही हूँ। जरा मेरी तरफ ध्यान से देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। ये लो जादुई मेकअप किट। इस जादुई मेकअप किट को अपने चेहरे पर लगाना और जो भी तुम्हें चाहिए हो वो इससे मांग लेना। इस पक्के रंग को हटाने में इसे बस सेकंड लगेंगे और तुम बहुत सुंदर लड़की में बदल जाओगी और तुम्हारे लिए लोग हमेशा अच्छे ही शब्द निकालेंगे और हर लड़का तुमसे ही शादी करना चाहेगा और तुम दुनिया में सबसे सुंदर लड़की बन जाओगी। यकीन ना हो तो घर जाकर इसे ट्राई करके देख लो। धन्यवाद नदी जी, आज आपकी वजह से मैंने अपने लिए कुछ अच्छा सोचा है, वरना मैं तो इतनी परेशान हो गई थी कि मेरा मन था कि मैं कहीं ऐसी जगह जाकर छुप जाऊं जहां से मुझे कोई ना देख पाए और ना ही मैं कोई शादी वादी करूं, क्योंकि दुनिया में आज तक मेरा मजाक ही बना है। श्वेता ये बातें बोलकर वहां से चली जाती है और श्वेता के जाने के बाद नदी पहले की तरह बहने लगती है। श्वेता जल्दी जल्दी चलकर अपने घर पहुंचती है और शादी का जोड़ा बिना उतारे ही अपने चेहरे पर जादुई मेकअप किट से मेकअप करती है और अपनी इच्छा कहती है। हे जादुई मेकअप किट, अपने जादू से मेरे रंग रूप को बदल दो और मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की में बदल दो। श्वेता के इतना कहते ही जादुई मेकअप किट से कुछ रोशनी निकलती है और वो श्वेता के चारों तरफ होती है और श्वेता को कुछ सेकंड में ही बदल कर रख देती है। और श्वेता जैसे ही अपने आप को शीशे में देखती है, श्वेता हैरान हो जाती है कि उसका रंग पहले से बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस लहंगे में बहुत सुंदर लग रही होती है। श्वेता अपना रंग देखकर बहुत खुश होती है और जैसे ही वो बाहर जाती है, उसके माता पिता उसे इतना खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। और तभी श्वेता अपने साथ घटित सारी घटना के बारे में बताती है और ये सारी घटना सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश होती हैं और खुशी के कारण पूरे शहर में एक बहुत बड़ा भंडारा करवाते हैं और श्वेता के बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी रखती हैं, जिसमें श्वेता के चाहने वाले बहुत सारे होते हैं। लेकिन अब श्वेता के पास उन्हें सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है और श्वेता अपने मनपसंद के लड़के को सिलेक्ट करती है और उससे शादी करने का निर्णय करती है। और फिर कुछ समय बाद श्वेता की एक बहुत अच्छे लड़के के साथ शादी हो जाती है और श्वेता उसके साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रही होती है। जिसके बाद श्वेता की अपनी भी एक बेटी होती है और श्वेता अपनी बेटी का नाम शनाया रखती है और शनाया भी अपनी माँ की तरह बहुत सुंदर होती है। शनाया को किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि पहले से ही श्वेता एक अमीर खानदान से थी।
अगर कमी थी तो उसके पक्के रंग की, वो भी जादुई नदी के जादुई मेकअप किट से अब खत्म हो गई थी।